राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू और सरयू का गद्य भाग। गद्य भाग में आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक अपना संस्मरण गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा जो कहानी है, उस कहानी के बारे में, उस संस्मरण को हम पढ़ेंगे। वैसे इससे पहले गद्य भाग के लगभग पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं और उनके मुख्य मुख्य प्रश्न भी अपलोड कर दिए गए हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों द्वारा आदेश दिए जाने के अनुसार कि गुल्ली डंडा पार्ट का भी वीडियो बनाया जाए, इसलिए आपके अनुरोध पर और आप सभी के आदेश से यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही अधिक लाभदायक होगा और आपको इस पार्ट को क्लियर करने में, अर्थात इस पार्ट में जितने भी जो संशय बने हुए हैं वो क्लियर करने में कामयाब होगा। देखिए विद्यार्थियों, 2 मिनट का आपका समय लूंगा कि हमें पाठ को क्यों पढ़ना चाहिए। पहली बात है कि हम इस पाठ को क्यों पढ़ें। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो परीक्षा में 100% अंक लाना चाहते हैं और 100% अंक लाने के लिए 100% ही बुक को पढ़ना होता है, यानी प्रत्येक अक्षर को पढ़ना होता है, तब जाकर के 100% अंक, यानी 100% के लिए 100 ही स्टडी करनी होती। सीधी सी बात है। जब हम पाठ को पढ़ेंगे, पाठ को सुनेंगे आप, तो पाठ को सुनने पर आपके सामने यह पाठ जो है, इस पाठ का एक भाव आपके सामने रूपाकार हो जाएगा, अर्थात तो वो भाव है वो आप समझ जाएंगे कि इस पाठ में क्या क्या है, कौन सी लाइन कहां पे है। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन है, पाठ के बीच में बनने वाले मुख्य प्रश्न। जब हम पाठ को पढ़ेंगे, प्रत्येक लाइन पर जब हम गौर करेंगे तो उनमें से कुछ लाइनें ऐसी होगी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और उन महत्वपूर्ण लाइनों में से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में उन लाइनों में से लगभग 40% जो क्वेश्चन होते हैं वो उन लाइनों में से आते हैं, यानी 60% जो प्रश्न है वो तो सीधे सीधे आप अपनी किताब में से देख सकते हैं, लेकिन 40% जो क्वेश्चन होते हैं वो पाठ के बीच में से पूछे जाते हैं। तो अब जैसे मान लो 60% को आप कवर करेंगे और 60% के बाद 60% में भी यदि हमारे कितने याद रहते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा स्कोर 50% क्यों हुआ, क्योंकि हमने उस पाठ को पूरा नहीं पढ़ा। जब तक हम पाठ को पूरा नहीं पढ़ेंगे, पाठ को पूरा नहीं सुनेंगे, तब तक हम उस पाठ को अच्छी तरह से क्लियर नहीं कर पाएंगे। अब बोर्ड परीक्षा के लिए मुख्य प्रश्न, जैसे बीच में भी कौन से मुख्य प्रश्न बनते हैं और अंत में कौन कौन से ऐसे प्रश्न है, अर्थात पाठ के अंत में जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आपके बोर्ड के लिए उनमें से मुख्य कौन से प्रश्न बनते हैं। लेखक का परिचय क्या है, वैसे भी आपको पता ही है लेखक का परिचय जो होता है 4 अंकों का आता है। पाठ का केंद्रीय भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्रीय भाव याद है तो आप जैसे बड़े बड़े जो प्रश्न आते हैं, आपके इनमें से बड़े बड़े प्रश्न आते हैं, 4-4 अंकों के प्रश्न भी आते हैं, वो भी आप केंद्रीय भाव याद है तो अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आइए हम चलते हैं उस पाठ पर। देखिए आपके ये पाठ है गुल्ली डंडा प्रेमचंद। आप सभी की सुविधा के लिए 9610208295 पर यानी व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण भी किया गया है, वहां पर आप ऐड हो सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप डेली जो वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं जब आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। और WH यानी ये आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप रहेंगे तो समय समय पर जो परीक्षा से संबंधित सामग्री डाली जाती है उसका आप अध्ययन कर पाएंगे। तो देखिए इसका लेखक परिचय यानी प्रेमचंद का वैसे परिचय पहले डाला हुआ है और भी डाल देता हूं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लमही गांव में हुआ। इनकी मां का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। अजायब राय है यहाँ पर, अजायब राय था। ये लमही डाकघर में डाक मुंशी थे, अर्थात पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। 7 वर्ष की अवस्था में इनकी मां और 14 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहांत हो गया। देखिए कितने यानी बदनसीब थे कि इन 7 वर्ष की उम्र में इनकी मां का साया उनके सर से हट गया, 14 वर्ष की उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया।
और इनका बचपन और किशोर जीवन बहुत संघर्ष में बीता। जिनके माता पिता का देहांत हो जाता है तो उनका जीवन संघर्ष से बीतना स्वाभाविक है। इनका मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। देखिए आगे के लिए भी बहुत अच्छी बात है, यहाँ इनका मूल नाम क्या था, धनपत राय श्रीवास्तव। पढ़ने का शौक इनको बचपन से ही था। 1898 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक परीक्षा यानी 10वीं उत्तीर्ण कर स्थानीय विद्यालय में नियुक्त हो गए। उस समय 10वीं पास को अच्छे टीचर की नौकरी मिल जाती थी। नौकरी के साथ साथ पढ़ाई जारी रखते हुए 1910 में इंटर यानी 12वीं और 1919 में बीए पास इन्होंने किया। बीए करने के पश्चात आप शिक्षा विभाग में एक इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए थे, इंस्पेक्टर बने थे। 1906 में इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन करते हुए बाल विधवा शिवरानी देवी से इन्होंने दूसरा विवाह किया। पहली पत्नी के स्वर्ग चले जाने के पश्चात इन्होंने दूसरा विवाह कर लिया शिवरानी देवी से। उनके 3 संतानें हुई और इनका एक काव्य संग्रह था, पुस्तक थी जिसका नाम था सोजे वतन। सोजे वतन पुस्तक जो है वो अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी और इस पर पाबंदियां लगा दी थी, लेखन बंद कर दिया था। अंग्रेज सरकार के आदेश के बाद मुंशी दयानारायण की सलाह से इन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना प्रारंभ किया। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है यहाँ पर, इनको किसने सलाह दी थी मुंशी प्रेमचंद के नाम पर लिखने पर? दयानारायण यानी मुंशी दयानारायण, इन्होंने सलाह दी कि आप प्रेमचंद के नाम से लिखो और यही नाम आगे चल करके प्रसिद्ध हो गया। उर्दू में लेखन कार्य ये नवाब राय के नाम से करते थे और इनका अंतिम उपन्यास था मंगलसूत्र, जो कि लंबी बीमारी और तत्पश्चात निधन के कारण वो पूरा नहीं हो सका, यानी इनका जल्दी ही निधन हो गया था, इससे ये पूरा नहीं हो सका मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र इनके पुत्र अमृत राय ने इसको पूरा किया था और अपने पुत्र धर्म का निर्वहन किया था। इनके पुत्र का नाम था अमृत राय। अमृत राय ने उनके मंगलसूत्र जो उपन्यास था उस उपन्यास को उन्होंने पूरा किया था। देखिए मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य को नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी जैसी अनेक विधाओं से समृद्ध किया। साथ ही उन्होंने संपादन और अनुवाद कार्य भी किया, परंतु इनको प्रसिद्ध एक जो है कथाकार और उपन्यासकार के रूप में मिले। इनको उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। एक कथाकार और उपन्यास सम्राट के नाम से ये प्रसिद्ध थे। बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार शरद चंद्र ने इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहित्य के लिए। यानी साहित्यकार जो थे शरद चंद्र ने इनको उपन्यास सम्राट की उपाधि दी। प्रेमचंद तत्पश्चात उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध रहे और इनका रचना संसार देखिए, नाटक इन्होंने संग्राम लिखा था 1922 में, करबला 1928 में, निबंध लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रेमचंद के निबंध छपते रहे, जिनमें इन्होंने सामाजिक और साहित्यिक चिंताओं की अभिव्यक्ति की है। वैसे इनके जितने भी निबंध है वो सामाजिक और यथार्थ पर आधारित है। प्रेमचंद के निबंधों का संकलन जो है प्रेमचंद विविध प्रसंग, जिनके 3 भाग है। निबंध जो इन्होंने लिखे थे उन निबंधों का एक संग्रह है, उस संग्रह का नाम है प्रेमचंद विविध प्रसंग और इसके 3 भाग है। प्रेमचंद कुछ विचार नाम की पुस्तकों में मिलता है। प्रेमचंद विचार को नामक पुस्तकों में मिलता है। इनमें से कुछ प्रमुख निबंध साहित्य का उद्देश्य, कहानी कला भाग 1, 2, 3, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान आदि है। इनके जो बहुत सारी लेखन रचनाएं हैं तो ये लिखते हैं कि कहानी कला है, हिंदी उर्दू की एकता है, महाजनी सभ्यता है, उपन्यास क्या है, जीवन में साहित्य का स्थान है। ये अपनी साहित्यिक किताबें लिखते हैं। इन्होंने अनुवाद जो किया था टोलस्टॉय की कहानियों को इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया 1923 में। गल्सवर्दी के 3 नाटकों का इन्होंने अनुवाद किया, जो इनमें से एक तो हड़ताल है 1930, चांदी की डिबिया 1931 और न्याय 1931। ये 3 जो है इनका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। ये गाल्सवर्दी के 3 नाटक थे जो अनुदित नाटकों के नाम से जाने जाते हैं, हड़ताल, चांदी की डिबिया और न्याय। ये अनुदित नाटक है। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद ने कुल 301 कहानियां लिखी है, जिनमें से 3 अभी अप्राप्य है। यानी कहने का अर्थ है कि 298 कहानियां हैं वो मिल चुकी है और उनमें से 3 अभी नहीं मिली है। इनकी प्रथम कहानी कौन सी है ये कहना बहुत ही कठिन है। फिर भी विद्वान जो है, कुछ विद्वान संसार का अनमोल रतन इनकी प्रथम कहानी मानते हैं।
प्रेमचंद की पहली कहानी मानते हैं, संसार का अनमोल रतन। और कुछ मानते हैं पंच परमेश्वर, तो 1916 में लिखी गई थी। पंच परमेश्वर बहुत अच्छी कहानी है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह है सोजे वतन, जो कि जून 2008 में प्रकाशित हुआ, और इनके जीवन काल में 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। इनके कहानी संग्रह कितने प्रकाशित हुए? 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें से सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, इसके अलावा प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर 1, 2 और कफन, ये इनके जो भाग है वो प्रकाशित हुए कहानी संग्रह हैं। कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है। तो संसार का अनमोल रतन या पंच परमेश्वर प्रथम कहानी हो गई, और अंतिम कहानी कौन सी हो गई? कफन। कफन भी आप कभी समय मिले तो इस कहानी को पढ़ना, बहुत अच्छी कहानी है। प्रेमचंद की मृत्यु के पश्चात इनकी कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में प्रकाशित हुई है। मृत्यु हो गई, उसके पश्चात मानसरोवर शीर्षक दिया गया है, जिसके 8 भाग है। 8 भागों में 301 कहानियां नहीं, मतलब 3 जो अप्राप्य है उनको छोड़कर के 298 कहानियां जो है वो 8 भागों में प्रकाशित हो गई। प्रेमचंद की कहानियों के विकास क्रम को 3 कालखंडों में बांटा जाता है, और एक तो 1916 से 1920 तक पहला काल, दूसरा 1920 से 1930 तक, यानी 1920 से लेकर के और 1930 तक, और तीसरी है 1930 से 1936 तक। ये इनका काल रहा। इन कालों में कहानियों के अलग अलग रूप सामने आते हैं, और इन्होंने पत्र पत्रिकाएं, जैसे 1922 में माधुरी पत्रिका का संपादन किया था, 1930 में हंस मासिक जो पत्रिका थी उसका प्रारंभ प्रकाशन और संपादन, यानी ऐसी कौन सी पत्रिका है जिसका प्रारंभ भी, प्रकाशन भी और संपादन भी किया, वो थी हंस, जो कि 1930 में। 1932 ईस्वी में जागरण जो साप्ताहिक पत्रिका थी उसका संपादन किया। उपन्यास प्रेमचंद द्वारा कुल 15 उपन्यास लिखे गए, जिनमें से देखिए पहला है वरदान, जो अनुदित है, मतलब अनुवाद किया है, 1921 में लिखा। दूसरा प्रेमा जो है 1907 में, रूठी रानी 1907 में, सेवा सदन 1918 में, प्रेमाश्रम 1921 में, रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 1926 में, निर्मला 1927 में, गब्बन 1931 में, कर्मभूमि 1932 में, गोदान 1936 में, मंगलसूत्र जो है वो 1948 में इन्होंने लिखा था। 1948 में लिखा था, और 1948 में फिर इनकी मृत्यु हो गई थी, जिससे क्या ये अधूरा रह गया था। वैसे गोदान जो है इनका बहुत ही चहता और बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। वे उपन्यास सारे इनके बहुत ही अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं, कभी समय मिले तो इनको पढ़ना अवश्य। अब हम देखते हैं इसका पाठ परिचय, यानी इसका केंद्रीय भाव, ये गुल्ली डंडा है क्या। वैसे गुल्ली डंडा आप जानते हैं कि अपने जो देहात में बच्चे जिस खेल को खेलते हैं, अर्थात एक गुल्ली होती है, एक डंडा होता है, उसमें भी बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ ये खेल खेला जाता है। बचपन की यादें इसमें संजोई गई है, और कहानी बड़े कौशल के साथ सच्चाई को चित्रित करती है कि पद और प्रतिष्ठा मनुष्य के बीच नैसर्गिक संबंध को समाप्त कर देती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। पद और प्रतिष्ठा के कारण क्या होता है कि जैसे एक आदमी बड़ा पढ़ते पढ़ते बहुत बड़ा अफसर बन जाता है, एक व्यक्ति जो है उनके साथ का ही साथी है और वो पढ़ते पढ़ते अफसर नहीं बनकर के वो एक मजदूर बना रहता है। अब उन दोनों के बीच में पद और प्रतिष्ठा का इतना गैप आ जाता है कि बचपन में जो उनमें खुलापन था, बचपन में जिस प्रकार वो बातें करते थे, साथ रहते थे, वैसा वो उनकी जो मानसिकता है वो बदल जाती है। और यही इस कहानी में बताने का प्रयास इन्होंने किया है कि हम चाहे आसमान को भले छू ले, लेकिन हमारे पैर जो है वो धरातल से छूते हुए होने चाहिए। अर्थात हमारे पैर धरातल को छूते हुए, और हाथों से चाहे हम आसमान छू ले, अर्थात कितनी उपलब्धियां प्राप्त कर लें, लेकिन हमें अपने धरातल को नहीं भूलना चाहिए। कथानायक और गया ये दोनों बाल सखा है। गया नाम का व्यक्ति है जो अब मजदूरी का काम करता है। दोनों ही बाल अवस्था में बिना किसी भेदभाव के गुल्ली डंडा खेलते थे। कथानायक जो कि थानेदार का लड़का था, और एक दांव देने के विवाद में गया के हाथों पिट भी गया था। गया वैसे एक गरीब परिवार का लड़का था, लेकिन फिर भी क्या है कि बालकों में ना गरीब अमीर की कोई बात नहीं होती।
बालक जो है वो समान होते हैं। परंतु उसने किसी से भी शिकायत नहीं की। 20 साल बाद कथानायक जो भी एक इंजीनियर हो गया है उसी गांव में आता है और यहाँ वह बचपन की स्मृतियों को सजीव करने के लिए गया से मिलता है। उसके साथ गुल्ली डंडा खेलना चाहता है कि बचपन में मैं उसके साथ खेलता था, तो आज मुझे मेरी इच्छा हो रही है। उसके बहुत आग्रह पर गया, खेलता तो है लेकिन उसके खेल में बचपन वाली बात कथानायक को नजर नहीं आती है, क्योंकि बचपन में तो वो दोनों समान थे और आज जो है, आज वह स्वयं तो एक इंजीनियर है और गया क्या है, एक मजदूर है। तो अब क्या है कि दोनों में ये पद में ओहदे में बड़ा है और ये एक सामान्य मजदूर अपने आप को समझता है। तो इनमें क्या होती, पद और प्रतिष्ठा की वजह से वो उस रुचि से नहीं खेल पाता। कथानायक सोचता है कि उसकी अप्सरी गया और उसके बीच दीवार बन गई है और ये दर्शाते हुए कहानी का समापन होता है। तो कहानी वैसे आप इससे केंद्रीय भाव से समझ में आ गई होगी कि पद और प्रतिष्ठा के आधार पर व्यक्ति के रिश्ते कितने बदल जाते हैं, व्यक्ति की अहमियत कितनी बदल जाती है और आदमी जो दूसरे वाले जो है उनके ही साथी उसे कौन सी नजरों से देखने लग जाते हैं, ये सब बताने का प्रयास इन्होंने किया है। चलिए चलते हैं मूल पाठ पर। मूल पाठ को देखिए कि हम अंग्रेज दोस्त माने या न माने, हमारे अंग्रेज दोस्त माने या न माने, मैं तो यही कहूंगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूं तो जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। न लोन की जरूरत, न कोर्ट की जरूरत, न नेट की जरूरत, न थापी की जरूरत। मजे से किसी पेड़ की एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामने उनके जो सामान होते हैं वो महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा न खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार नहीं हो सकता। और यहाँ गुल्ली डंडे की बात बिना हर फिटकरी के चोखा रंग देता है, अर्थात उसमें इतनी कोई लागत नहीं लगती है। पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों में से हमारी अरुचि हो गई, अर्थात हम हमारे जो प्राचीन, हमारे जो मूल सभ्यता है उस सभ्यता को भूल रहे हैं। स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को ये नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। जैसे भारत में कुछ ऐसे खेल हैं जो मनोरंजन के लिए बहुत अधिक अच्छे हैं और उनमें पैसे भी नहीं लगते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए जिनके पास धन है, उनके लिए है जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों व्यसन को मढ़ते हो, अर्थात ये गलत आदत क्यों मढ़ते हो। ठीक है, गुल्ली डंडा से आंख फूटने जाने का भय तो रहता है, तो फिर क्रिकेट से सर फूट जाने का भी तो रहता है, तिल्ली फट जाने का भी रहता है, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता, यानी जान का भय तो रहता है। क्रिकेट से तो सिर फूट जाना, तिल्ली फट जाना, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है। अर्थात हम जो क्या है कि जब गुल्ली खेला करते थे तो हमारे सर पर आज भी उनके निशान है। हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को वैसाखी में से बदल बैठे, अर्थात थापी को वैसाखी से बदल बैठे। उनकी जो क्रिकेट का जो है उससे टांग टूट गई और वो थापी जो है अर्थात उनका जो नेट जो बल्ला है वही उनके लिए क्या बन गई, एक वैसाखी बन गई। ये अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, पेड़ पर चढ़कर टहनियां काटना, गुल्ली डंडे बनाना और लड़ाई झगड़े, सरल स्वभाव और जिसमें छूत अछूत अमीर गरीब बिल्कुल भेदभाव नहीं रहता था, जिसमें अमीराना चौंचलों की प्रदर्शन की अभिमान की गुंजाइश नहीं थी। यानी उसमें अमीराना चौंचलों की ना तो प्रदर्शन करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, यहां पर सब समान थे। और ये उसी वक्त मालूम हुआ जब, यानी जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे पेंग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकार में भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूं कि पदने में मस्त हूं और न नहाने की सुध है न खाने की सुध। कहने का अर्थ है कि माता पिता जो है वो उनकी पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं कि वो क्या पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा, लेकिन मैं गुल्ली डंडा खेलने में मस्त हूं। यानी मुझे उन सभी का कोई
मतलब नहीं है। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। यानी इसके माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं, गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठास या दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। माध्यम से, पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था और मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला लंबा, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही झुंझलाहट, और गुल्ली कैसी हो उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली के क्लब का चैंपियन। अर्थात वो बहुत अच्छा खिलाड़ी था। अब उसमें चाहे वो गरीब था या अमीर था, उससे उनका कोई मतलब नहीं था। जिसकी तरफ वो आ जाए जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे और उसे अपना गोइया बना लेते थे, अर्थात अपना साथी या अपना एक दोस्त अर्थात अपना बीड़ी बना लेते थे। एक दिन मैं और गया दोनों ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था, अर्थात वह मुझे उसका दांव था और उस दांव में वह मुझे बहुत अधिक पदा रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट का भी अखरता है, क्योंकि बहुत दुख होता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली, जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दांव लिए बगैर पिंड नहीं छोड़ता था। अर्थात मैंने बहुत सारी चालें चली, मैं उससे पिंड छुड़ाना चाहता था, भागना चाहता था, घर की ओर भागा, अनुनय विनय का उस पर कोई असर नहीं हुआ और गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तानकर बोला, मेरा दांव देखकर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगा, अर्थात मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। पदाया तो बड़े बहादुर बनके और पदने के पैर क्यों भाग जाते हो, अर्थात जब मेरी बारी आई और जब मैं खेल रहा हूं तो तुम मैदान छोड़ के जा रहे हो, नहीं मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूंगा और वो तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। उसने कहा कि अगर आपका दांव है और आप दिन भर यदि मुझे पदाओगे, अर्थात दिन भर मुझे आप अपना दांव खेलते रहोगे, तो जब तक आपको मैं गला नहीं दूंगा, अर्थात जब तक मैं आपको उतार नहीं दूंगा, तब तक मैं पदता रहूंगा। न खाने जाऊं न पीने जाऊं, हाँ मेरा दांव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। हाँ मेरे गुलाम हो, मैं घर जाता हूं, देखो मेरा क्या कर लेते हो। ये लेखक कहता है कि देखूं मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे, कोई दिल लगी है, अर्थात कोई मजाक थोड़ी है, दांव दिया है दांव लेंगे भैया। अर्थात वो कौन कहता है ये बात, गया कहता है। अच्छा कल मैंने अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। अब देखिए यहाँ पर वो उचित स्थापन करता है कि कल मैंने जो आपको अमरूद खिलाया था वो लौटा दो, वो तो पेट में चला गया, निकाल लो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? उसने कहा तुमने दिया था तब मैंने खाया था। आगे देखिए कहते मैं तुमसे मांगने नहीं गया था, जब तक मेरा अमरूद नहीं दोगे मैं दांव नहीं दूंगा। यानी कहने का अर्थ है कि ये उसे पिंड छुड़ाने की कोशिश करता है। क्या क्या कोशिशें करता है, मैं समझता था न्याय मेरी ओर है, आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है, भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं। अर्थात व्यक्ति की स्वार्थ वृत्ति का यहाँ पर वर्णन किया है। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का क्या अधिकार है। यहाँ पर दांव है, दांव लेने का क्या अधिकार है। रिश्वत लेकर तो लोग खून पचा जाते हैं, अर्थात रिश्वत लेने के पश्चात तो आदमी इतना झूठ बोल जाते हैं कि हत्या को भी ऐसा कहते थे कि वो वहां पर नहीं था। ये मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे और जो गया के बाप को भी नसीब नहीं होंगे। अर्थात मैं तो एक रईस घराने का था और वह गरीब था। सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दांव देकर जाओ, अमरूद समरूद में नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने नहीं देता था। मैंने उसे गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी और गाली नहीं एक चांटा भी जमा दिया। और उसने क्या किया, एक चांटा भी जमा दिया। मैंने उसे दांत से काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया।
और मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला नहीं कर सका, भागा। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। अर्थात घर जाने के बाद वो स्वयं समझता है कि मैं गलत था और मैं उससे पिंड छुड़ा करके आया हूं, तो वो कुछ भी नहीं बोलता है। मैं थानेदार का लड़का एक अदने से लड़के से हाथों पिट गया, अर्थात इस प्रकार एक गरीब के लड़के से, और ये मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी को शिकायत नहीं की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया और नई दुनिया देखने की खुशी में मैं ऐसे फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। जब बच्चा एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके मन में उस नवीनता के प्रति आकर्षण होता है, और वही आकर्षण इस लेखक के मन में हुआ कि अब मुझे वहां पर नई दुनिया मिलेगी, नए दोस्त मिलेंगे और नया वातावरण मिलेगा। पिताजी दुखी थे और ये बड़ी आमदनी की जगह थी, और अम्मा जी भी दुखी थी और सब चीजें सस्ती थी, और मोहल्ले की स्त्रियों से घेराव सा हो गया था, अर्थात यहाँ पर बहुत अधिक आत्मीयता हो गई थी। लेकिन मारे खुशी के फूला नहीं समाता था, लड़कों से जी उड़ा रहा था, अर्थात लड़कों से मेरा जी उड़ गया था। वहां ऐसे घर थोड़े ही होते हैं, वहां ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वो लड़कों से कहता है कि वहां पर आसमान से बातें करने वाले बड़े बड़े बिल्डिंग है, वहां पर बड़े बड़े भवन है। वहां के अंग्रेजी स्कूलों में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। और मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें चकित मुद्रा में बतला रही थी कि उनकी निगाह में मैं कितना ऊंचा उठ गया। अर्थात जब उसने अपने दोस्तों से बातें की कि मैं जब वहां जाऊंगा तो मुझे कैसा वातावरण मिलेगा, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, वहां पर बिल्डिंग अच्छी होंगी, तो ये देख करके उन लड़के जो है वो अपने आप को थोड़ा नीचा समझ करके और उसे बहुत बड़ा मान रहे थे। बच्चों में मिथ्या को सत्य बनाने की लेने की शक्ति है, जिसे हम सत्य को मिथ्या बना लेते हैं। बच्चों में अर्थात जो झूठ होता है उसे भी वो सच बना लेने की शक्ति होती है। कैसे? ये लाइन जो है वो आपको याद करनी है। बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की शक्ति होती है। लाइन को स्पष्ट कीजिए। और क्या समझेंगे उन बेचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी, मानो कह रहे थे तुम भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो इसी उजर ग्राम में ही जीना है और मरना है। 20 साल गुजर गए, मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में आ पहुंचा। जिस कस्बे से वो गया था उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकल गया। आंख किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहां पर कुछ भी परिचित नहीं था। और जहां खंडर था वहां पक्के पक्के मकान थे, जहां बरगद के पुराने पेड़ थे अब वहां पर सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अर्थात यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि 20 वर्ष पश्चात जब लेखक ने अपने यानी स्थल का या अपने ग्राम का जब भ्रमण किया तो वहां पर क्या बदलाव नजर आया, मतलब किस प्रकार की परिस्थितियां थी वहां पर। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान नहीं होता तो मैं इसे पहचान भी नहीं सकता। बचपन की संचित अमर स्मृतियां बाहें खोल अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर वे दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं कि तुम मुझे भूल गई हो, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूं। सहसा एक खुली हुई जगह और मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडे खेलते हुए देखा। अकस्मात जब वो वहां से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक मैदान में 2-3 लड़के वो गुल्ली डंडा खेल रहे थे। अर्थात 20 साल बाद भी गांव में वही वातावरण से नजर आता है। एक क्षण के लिए मैं अपने आप को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूं। साहबी ठाटबाट रोब सब अधिकार के आवरण में जाकर के सब कुछ भूल गया और जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी है? गया अपने दोस्त को याद करता है। एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे स्वर में कहा, कौन गया? गया चारणकार। मैंने यूं ही कहा, हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद यही हो। हाँ है तो जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता हुआ दिखाई दिया। अर्थात वो थोड़ा काला था। मैं दूर से उसे पहचान गया और उसकी ओर लपकना चाहता था
कि उसके गले से लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं, आप मजे में रहे? बहुत मजे में। तुम अपनी कहो कि डिप्टी साहब का सही हूं। डिप्टी साहब का सही हूं मतलब काम करता हूं। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ है? कुछ खबर है? उसने कहा, मतई तो मर गया और दुर्गा और मोहन दोनों डाकिए हो गए हैं, और आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूं। गया ने पूछा, आप क्या है? तो उसने कहा, मैं तो इंजीनियर हूं। सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे, आप तो पहले ही बड़े थे, रईस थे। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी और प्रश्न की आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी ही नहीं मिलती है। आओ आज हम तुम खेलें, तुम पदाना हम पदेंगे, अर्थात वो बात याद आती है। तुम्हारा एक दांव मेरे ऊपर है, और वो आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ, और ये ठहरा टक्के का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ झेप नहीं थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। कि मैं भी जब देखा कि एक बड़ा अफसर है वो इस प्रकार का खेल खेल रहा है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था। उस भीड़ में आनंद कहाँ रहेगा, पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। कि जब मैं यहाँ गांव के पास में खेलूंगा, लोग देखेंगे, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो मजा नहीं आएगा। इसलिए मैं तो गया के साथ अकेला ही खेलना चाहता हूँ। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से दूर एकांत में जाकर खेलेंगे। वहां कौन देखने वाला बैठा होगा। मजे से खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई का खूब रस ले ले करके खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आ गया। मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। अर्थात मैं तो निश्चित रूप से खेलना ही चाह रहा था, लेकिन वो उसे मजाक समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता और आनंद का कोई चिन्ह नहीं था। शायद वे हम दोनों में जो अंतर हो गया था, वही सोचने में मगन था। अर्थात गुल्ली डंडा खेलने का प्रस्ताव रखने पर भी गया खुश क्यों नहीं था, क्योंकि अब वह ये सोच रहा था कि हमारे बीच में और लेखक के बीच में कितना अंतर है। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया? सच कहना। गया जमता बोला, मैं आपको याद करता हजूर, और हाँ, याद करने लायक भी किस लायक हूँ। भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलने बदा था, अर्थात भाग्य में आपके साथ लिखा था खेलना। कुछ दिन खेल लिया, और नहीं, मेरी क्या गिनती है, अर्थात मेरी क्या गिनती है, मैं तो एक सामान्य मजदूर हूँ। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी, अर्थात मैं तो तुम्हें बहुत याद करता था। इन सभी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो अंत में आपको दिए हुए हैं। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जताया था, याद है? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद मत दिलाओ। वाह, अरे वे मेरा बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था, वह तो अब न आदर सम्मान में पाता हूं, न धन में। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उससे मन मीठा होता रहता है। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए, अर्थात 3 मील दूर निकल आए, और चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम की ओर कोसों तक भीमताल फैला हुआ है, जहां आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ कर ले जाते थे और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे। कौन सा ताल था वो? भीमताल। जेठ की संध्या केसर में डूबी जा रही थी। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बनाया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली और गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी और वह वही गया। आज वह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही जाकर बैठ जाती थी। आज वह उस तरीके से नहीं पकड़ पा रहा था। वह दाहिने बाएं कहीं हो, अर्थात गुल्ली चाहे दाएं बाएं कहीं भी हो, गुल्ली उसके हथेलियों में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी बड़ी, नोकदार सपाट गुल्ली सभी उससे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथ में कोई चुंबक हो, गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे
उससे कोई प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियां करता रहा, अर्थात तरह तरह की चालाकियां करता रहा। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था और हुच जाने पर भी डंडा खेले जाता था। अर्थात हुच जाने पर, अर्थात वहां पर जो गुल्ली है वो खड्डा सा बना हुआ होता था और हुच में वहां पर गिर जाती है तो इसका मतलब वो उतर जाता है, आदमी की बारी चली जाती है। लेकिन मैं हुच में जाने पर भी मैं खेले जा रहा था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वे जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झपट कर उसे खुद उठा लेता, दोबारा टांड लगाता। गया वह सब सारी बातें और बेकायदियां देख रहा था, अर्थात मेरे जो अवैध सुकाम थे, बेकायदगियां देख रहा था, पर कुछ नहीं बोलता था, जैसे उसे वे सब कायदे कानून भूल गया हो। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथों से निकलकर टन से डंडे में आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वे गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिने जाती है, कभी बाएं चली जाती है, कभी आगे पीछे चली जाती है। आधे घंटे पदने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ लगी और मैंने धांधली की। गुल्ली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से गई, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का कोई असंतोष प्रकट नहीं किया। उसने कहा नहीं लगी होगी, डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल था कि ऐसा घपला करके जीत जाता, अर्थात मैं मेरा जी बचा लेता। अगर बचपन में मैं इस प्रकार की धांधली करता तो गया मुझे वहीं पर दबोच लेता और यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता। लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता हूं। गधा है, सारी बातें भूल गया। सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी और मैं इतनी जोर से लगी कि जैसे बंदूक छूटी। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी नहीं हो सका। लेकिन क्यों नहीं एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं। मेरा हर्ज ही क्या है। मान गया तो वाह वाह, नहीं तो दो चार हाथ ही तो बदना पड़ेगा। अर्थात मैंने ये सोचा कि अब की बार और झूठ बोल। अब वो क्या झूठ बोलता है देखिए। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से गेंद छुड़ा लूंगा, फिर कौन दांव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई, टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा की और करके कहा कि तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोलिए सरकार, और जो कोई ईंट से लग गई हो तो? उसने कहा कि भाई ये तो आपके डंडे से लगी है। तब मैंने कहा कोई ईंट से लग गई तो? मेरे मुख से ये वाक्य उस समय निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। कौन से सत्य को दिन को रात बताना था? अर्थात अंत में जब गुल्ली डंडे के लगी थी, हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था। लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। उसका हाँ किसी ईंट के लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज नहीं आती। मैंने फिर पढ़ाना शुरू किया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली करने के बाद भी गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तब मैंने बड़ी उदारता से दांव देना तय कर दिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, यह न जाने कितनी देर पदाए, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा है। अर्थात ये इसी समय जो मैटर है इसको हल कर लिया जाए। नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दांव ले लो। गुल्ली सूझेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास नहीं था। उसने 2 बार टांड लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार वो चूक गया। 1 मिनट से कम में वह दांव पूरा कर चुका था। बेचारा घंटा भर पदा, 1 ही मिनट में ही अपना दांव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। एक दांव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में हुच गए हो। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया है, कभी खेलते नहीं। खेलने का समय कहाँ मिलता है। अर्थात गया अब क्यों नहीं खेलता है? क्योंकि मेहनत मजदूरी करता है। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे? जब तुम्हें फुर्सत हो तो खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया। दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले और अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान भी नहीं सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल
उसका वह नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टांड लगाता तो गुल्ली आसमान से बात करती। कल किसी वह झिझक और हिचकिचाहट और बेदिली आज नहीं थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसने पूर्णता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। अर्थात मेरे सामने कैसे देख करके लगा नहीं, दूसरे दिन जब वो खेल उनका हो रहा था तो उस खेल में गया जो है वो कितना अच्छा खेल रहा था। उस खेल को देख करके उसे लगा कि देखो ये मेरा सम्मान कर रहा था। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लेती। पदने वालों में एक युवक ने कुछ दान ली कि उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन से लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ गई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब नहीं जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में नहीं था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम साथ साथ कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया मेरे साथ खेला नहीं, केवल मुझे खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा क्रोध नहीं आया, इसलिए वह खेल नहीं रहा था, मुझे खिला रहा था। यानी देखिए ये यहाँ पर प्रश्न बनता है कि लेखक को कब लगा कि गया खेल नहीं रहा था, उसे खिला रहा था। मेरा मन रख रहा था, वे मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था और मैं अब अफसर हूं। ये अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। लेखक और गया के बीच उनकी अफसरी दीवार बन गई थी। कैसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूं, अदब पा सकता हूं, साहचर्य नहीं पा सकता। अर्थात वो मुझसे शर्म कर सकता है, मेरा सम्मान कर सकता है, मेरी इज्जत कर सकता है, लेकिन जो लड़कपन में जो मेरा साहचर्य था, जो मेरा साथ था, वो साथ अब मुझे नहीं मिलता था। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, हम में कोई भेद नहीं था। ये पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूं और वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया, अर्थात उसमें महानता आ गई और वो मुझमें रही नहीं। बहुत अच्छा पाठ है। इस पाठ में जो मुख्य प्रश्न है वो देख लीजिए। इस पाठ के मुख्य प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी मुख्य है और आपके लिए एक तरह से होमवर्क भी है। अभी जो समय चल रहा है इस समय आप ये होमवर्क भी कर लें। गया के व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं बतलानी है कि गया कैसा था, अर्थात उसके खेल की 3 विशेषताएं जो अभी अपन पढ़ी है। कथानायक को गुल्ली डंडा खेलों का राजा क्यों लगता है, इसे खेलों का राजा उसने क्यों कहा है, अर्थात इसमें जैसे किस प्रकार ये लागत के हिसाब से और रुचि के हिसाब से, मनोरंजन के हिसाब से आपको देखना है। कथानायक के अनुसार बच्चों में ऐसी कौन सी शक्ति होती है जो बड़ों में नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये परीक्षा के लायक भी है। कथानायक और गया के बीच स्मृतियां सजीव होने में कौन सी बात बाधा बनती है और क्यों। उनकी अफसरशाही, क्योंकि अब वह अफसर के रूप में उनसे अदब पा सकता है, सम्मान पा सकता है, लेकिन वह हमजोलीपन नहीं पा सकता और वह लड़कपन नहीं। गुल्ली डंडा कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि पद और प्रतिष्ठा मनुष्य और मनुष्य के बीच नैसर्गिक संबंधों को समाप्त कर देती है। ये इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये याद भी करना है और परीक्षा के लिए तैयार भी करना है। वैसे इन सभी के वीडियोस तैयार किए जाएंगे, जैसे ये दोनों इंपॉर्टेंट है तो इनको शामिल किया जाएगा वीडियोस में हल करते समय, जिससे आप पढ़ेंगे, लेकिन आप उससे पहले तैयार कर लेना। उम्मीद करता हूं ये पाठ आपके लिए अच्छा रहा होगा। जय हिंद, जय भारत।